आप सभी को नमस्कार। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस सभागार में आप भी यंग और एक्सपीरियंस्ड दोनों प्रकार के श्रोता अभी मेरे सामने हैं। जैसा कि हरिद्वार ने परिचय दिया और मैम की अनुमति से सर की उपस्थिति में एक छोटी सी बात रखने का एक अवसर मिल रहा है। सबसे पहले तो आई होप मेरी बात पीछे तक सुनाई दे रही है, राइट जी। तो जैसा हरिद्वार ने बताया कि मैं भी छत्तीसगढ़ से ही हूँ। मैं भी बिलासपुर में मेरी मतलब जन्म और शिक्षा हुई है। और उसके बाद जैसे सबके मन में होता है कि कुछ आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। इस विचार के साथ प्रयास करते जितना मार्गदर्शन मिला, जितना समझ में आया, वो सब प्रयास करते हुए मैंने अपना करियर बनाया। उसके बारे में विस्तार से कभी भी बात कर सकते हैं। मैंने आगे की पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन तक मैंने बिलासपुर में पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अहमदाबाद गया और वहाँ से मेरा करियर एक प्रकार से ठीक से आरंभ हो पाया था, क्योंकि आज से लगभग 35 साल पहले की बात है। और इस पूरे जर्नी के बाद अल्टीमेटली मैं मतलब मेरी करियर का जो सेकंड पार्ट है, लगभग पिछले 20 वर्ष का समय मैंने स्टूडेंट्स के साथ एज ए टीचिंग प्रोफेशन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में व्यतीत किया था। और इस कारण मुझे आप जैसे यंगस्टर्स के साथ और जिनकी आकांक्षाएं, जिनका भविष्य को लेकर दृष्टिकोण उत्साह वाला है, जिसको अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा भी है और उनके अंदर क्षमता भी है, उनके साथ 20 वर्षों तक काम करने का बहुत अनुभव रहा। और अगली बात जो मैं बात बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग एक निष्कर्ष के रूप में एक क्षण ऐसा आया मेरे जीवन में जब मुझे लगा कि सिर्फ औपचारिक शिक्षा से बात बनती नहीं है। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि हम बोलें कि मैं बहुत मेरी आकांक्षाएं बहुत ऊंची है, तो आकांक्षाएं क्या होती हैं? अल्टीमेटली सिर्फ पैसा कमाना आकांक्षाएं होती हैं, या उसको थोड़ा सा मनन चिंतन करें, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेंगे तो समझ में आएगा कि जिसको हम आकांक्षा बोलते हैं, जिसको हम पैसे कमाने के लिए ललक बोलते हैं, सुरक्षित नौकरी बोलते हैं, अल्टीमेटली वो जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो, इतनी चाह है। दैट इज व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। तो वहां से मैंने एक बहुत ही सेमी ऑर्गेनाइज्ड मतलब अर्ध संगठित, है ना, कि कुछ समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस प्रकार से एक शोध आरंभ किया था। और शोध का मूल प्रश्न, प्रारंभिक प्रश्न, बीज प्रश्न ये था कि आखिर शिक्षित, अनुभवी, प्रोफेशनल लोग भी जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं क्यों अटक जाते हैं। आपने भी देखा होगा, यदि आप अपने ही मोबाइल के 10 नंबर्स की चेक करेंगे तो सब एजुकेटेड हैं, लेकिन जीवन में किसी न किसी मोड़ पर वो अटक जाते हैं। कुछ लोग आर्थिक दृष्टिकोण से अटक जाते हैं, कुछ लोग अपने परिवार या संबंधों के दृष्टिकोण से अटक जाते हैं, कुछ लोग अपने आत्मसम्मान की दृष्टि से अटक जाते हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं अटकाव एक जो आ जाता है, उसके कारण हमारी जो जीवन की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके लिए औपचारिक शिक्षा कोई गारंटी नहीं देती। उसके लिए हमारी सुरक्षित नौकरी भी हो तो भी उससे ये इंश्योर नहीं हो जाता कि हमारी जीवन की क्वालिटी अच्छी ही होगी। तो शोध के निष्कर्ष के रूप में जीवन की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले 6 टर्निंग पॉइंट्स पर आधारित, आपको जान के बहुत विस्मय होगा और प्रसन्नता भी होगी कि जीवन की गुणवत्ता केवल 6 टर्निंग पॉइंट्स जीवन में ऐसे आते हैं जिसको यदि हमने अच्छी प्रकार से हैंडल कर लिया तो जीवन की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। वो 6 टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, उसके विषय में विस्तार से बात करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा या कभी और करेंगे, परंतु जीवन की गुणवत्ता को कंट्रोल करने वाले 6 टर्निंग पॉइंट्स हैं। और इन्हीं 6 टर्निंग पॉइंट्स के चारों ओर भारतीय मूल्यों और भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित एक शिक्षा तंत्र का निर्माण करने का सौभाग्य मां सरस्वती की कृपा से मुझे पिछले 10 वर्षों से काम करते हुए मिला है। और उसका प्रोडक्ट आप टेबल पर देख सकते हैं। अनेक पुस्तकें लिख चुका हूं मैं
जिसमें अनेक अलग अलग विषयों पर जो जीवन की गुणवत्ता को तय करते हैं बहुत ही गहनता से विचार मंथन किया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक पहली पुस्तक है जिसका नाम है स्टेपिंग स्टोन्स। जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इंग्लिश को मातृभाषा का पूरा सम्मान रखते हुए व्याकरण की नियमों और उलझनों में फंसे बिना कैसे सीखना है, जिस प्रकार से हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं अवलोकन कर करके एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कैसे सीखना है, ये एक पद्धति, भाषा सीखने की पद्धति पर आधारित पुस्तक है स्टेपिंग स्टोन्स। दूसरा पुस्तक है कस्टमर्स के, छोटी सी पुस्तक है, ये 15 दिन का कोर्स के लिए एक छोटी सी पुस्तक है। हम सब कहीं ना कहीं कस्टमर्स हैं और बाजार में 3 प्रकार की अनैतिकताएं जो चल रही हैं जिसके कारण हमारा मासिक खर्च न चाहते हुए भी ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार की एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि बाजार में 3 प्रकार की अनैतिकताएं कौन सी हैं और हम कस्टमर के रूप में अपने आप को एक डिसिप्लिन में, एक नियंत्रण में अपने आप को कैसे रख सकते हैं, उसके ऊपर एक है अद्वैत व्यवसाय उपनिषद। ये 500 से अधिक पृष्ठों की हिंदी में लिखी हुई पुस्तक है, ताकि जिसको हम असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्यमी बोल देते हैं, वे आज के समय के अनुसार जब प्रतियोगिता बहुत है, बड़े ब्रांड पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, मोनोपोली पाना चाहते हैं, तब छोटे और असंगठित क्षेत्र के उद्यमी अपने आप को कैसे संभाल के रखें और अपने व्यवसाय को कैसे इंश्योर करें कि अगली पीढ़ी तक भी पहुंच रहा है। और इस प्रकार से अनेक अन्य पुस्तकें हैं, जैसे ये पुस्तक है हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली, राइट। माँ सरस्वती की कृपा है जो जहाँ पर भी मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ सिर्फ ग्रामर और सामाजिक बोलचाल के लिए उपयोग कर रहा हूँ, किंतु ये सब जो क्रिएशन है, ये सब जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं हिंदी भाषा शुद्धि शब्दावली, ताकि हम जाने अनजाने जो हिंदी में बात करते हुए आवश्यकता के स्थान पर जरूरत बोलते हैं या प्रयास के स्थान पर कोशिश बोल देते हैं, और इस प्रकार से लगभग 1000 शब्दों को कैसे हम शुद्धिकरण की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा हम उपयोग में लाते हैं उसका सीधा संबंध हमारे आत्मविश्वास के साथ होता है। और जैसा कि आजकल इवन गवर्नमेंट की ओर से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि उपनिवेशवाद की जो मानसिकता हमारे मनोविज्ञान में पड़ चुकी है, गहरी छाप जो कॉलोनाइजेशन की हमारे मनोविज्ञान में पड़ चुकी है, उससे कैसे हम बाहर आएं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयासों से जनमानस में एक उपनिवेश का जो इम्प्रेशन है, जो एक प्रभाव है, वो धीरे धीरे आयरन आउट होता जाएगा, क्लियर आउट होता जाएगा। इस प्रकार से ये एक बड़ी पुस्तक है जो कि इंग्लिश में लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मिडेबल माइंड दैट मैटर्स, फॉर्मिडेबल माइंड दैट मैटर्स। इस पुस्तक की क्या उपयोगिता है, इसका क्या रेलेवेंस है? आज के समय में यदि आप नोट करेंगे तो लड़ाइयां, युद्ध बॉर्डर पर, सीमाओं पर बहुत कम होता है। आज के समय में युद्ध का जो फॉर्मेट है, युद्ध का फॉर्मेट बदल चुका है, पेनिट्रेटिव वॉर्स आज के समय में है। आज के समय में अमेरिका में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के, न्यू जर्सी में बैठ के हमारे मनोविज्ञान पर, हमारी पॉकेट पर और हमारी संस्कृति पर प्रहार किए जा रहे हैं। तो इसलिए इसको इस प्रकार का युद्ध कहा जाता है जो सीमा पे नहीं लड़े जा रहे हैं, हमारे मनोविज्ञान, हमारे पॉकेट और हमारे संस्कृति पर लड़े जा रहे हैं। तो ये जो पुस्तक है, इस प्रकार हम अपने मन को बाहरी अटैक से कैसे संरक्षित रखें, और जिसको मार्केट में मेडिटेशन के नाम से बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं एक प्रकार से कमोडिटी बना के, ध्यान को भी एक उत्पाद बना के बेच रही हैं कि 2000 लो और हैप्पीनेस कोर्स करो। इस तरह का एक जो मार्केटिज्म इवन अध्यात्म में आ गया है, उसको कैसे हम उससे कैसे हम बच के रह सकें और अपने आप को एक अच्छा चरित्रवान व्यक्तित्व के रूप में बनाएं। और इस प्रकार के अनेक पुस्तकें हैं। एक छोटी सी पुस्तक और है, श्री सिद्धि 121, कि जीवन में जब संघर्ष हो, जब कठिन समस्याएं हो या जब बड़ी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो सिद्धि के स्तर की क्षमता कैसे डेवलप करें। सिद्धि जो होती है वो मतलब यदि बोले कि किसी काम के लिए स्किल ना होना, क्षमता या दक्षता ना होना, वहां से दक्षता और उससे भी ऊपर की स्थिति होती है सिद्धि। सिद्धि अर्थात आप कोई काम इतने अच्छे से करें, इतने तन्मयता से और प्रसन्नता से करें कि अन्य लोगों को भी आपके साथ काम करने का मन करे।
और आप जब काम कर रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं चले कि आपने बड़ा काम कर दिया, राइट। तो दक्षता से भी ऊपर के लेवल की जो कैपेसिटी होती है उसको सिद्धि कहा जाता है। तो ये जो पुस्तक है उस लेवल की कैपेसिटी अपने अंदर कैसे डेवलप करना है उसके लिए एक मेथोडोलॉजी देती है। और डेफिनेटली ये बहुत ही इंट्रिकेट साइकोलॉजी, जैसे आप सब शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा में आज जो मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है वो पश्चिम का मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जबकि भक्ति का एक अपना अलग मनोविज्ञान है। भक्ति का एक अपना बहुत ही पावरफुल मनोविज्ञान है। और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत शोध हो, बहुत शोध की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अनेक रचनाएं हैं जो अभी मैं कैरी कर रहा हूं और अनेक रचनाएं जो मैं कैरी नहीं कर पा रहा हूं। तो कहने का अर्थ ये कि जीवन की गुणवत्ता औपचारिक शिक्षा से नियंत्रित नहीं होती, उसके लिए कुछ अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है जो मां सरस्वती की कृपा से हमारे संस्थान श्री परमानंद फाउंडेशन के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारी वेबसाइट भी है, उसका नाम है advait.org। मैम के थ्रू और हरिद्वार के थ्रू, सर के थ्रू आप लोगों तक कम्युनिकेट कर दूंगा। अद्वित addwit.org। वहां पर अन्य सभी कोर्सेज के विषय में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। छोटी सी बात कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लेना चाहूंगा कि ये सभी पुस्तकें पुस्तकों के रूप में बेचने के लिए नहीं है, किसी ना किसी कोर्स के लिए ये कोर्स मटेरियल होती हैं। तो कोर्स मटेरियल के रूप में आपको पुस्तक मिलती है और साथ में एक सीरीज ऑफ टीचिंग, जिसको बोलना चाहिए कि रिकॉर्डेड या लाइव सेशन के माध्यम से एक कोर्स के रूप में ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली डेवलप की जा रही है, जो कि भारतीय ज्ञान पद्धति और भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और आज के समय की समस्याओं के समाधान के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। और अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा और कम से कम एक या दो प्रश्न यदि आपके मन में कोई हो तो मैं वो लेना चाहूंगा और उसके बाद हम आप जी। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद अग्रवाल और मैंने अपना जैसा मैंने बताया कि बेसिक जो शिक्षा है मेरी ग्रेजुएशन तक, बीएससी तक मैंने बिलासपुर सीएमडी कॉलेज से किया हुआ है। उसके बाद जो आगे की शिक्षा है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मैंने अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से किया था। उसके बाद होटल इंडस्ट्री में मैं करीब 4 साल रहा, ताज, हॉलिडे इन, इस प्रकार के बड़े होटलों के साथ में मेरा फूड एंड बेवरेज एक्सपर्टीज है। जैसे अच्छी पुस्तकें लिख पा रहा हूँ, अच्छा भोजन भी बना लेता हूँ मैं। और उसके बाद ऑपरेशंस से मैं हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग सेक्टर में आया मैं, और उसके बाद ट्रेनिंग में आने के बाद मेरा एजुकेशन सेक्टर में मेरा एक जो रुचि है वो उभर के सामने आया और मेरे को लगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन करते हुए इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एक करस्पॉन्डेंस कोर्स के माध्यम से एमबीए किया और उसके बाद पीएचडी किया है मैंने। पीएचडी भी मेरा एम्प्लॉयबिलिटी पे है कि बच्चों को डिग्री तो मिल जाती है, एमबीए कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं और बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, किंतु जॉब के लिए वो फिर भी रेडी क्यों नहीं होते, इस चीज को स्टडी किया है मैंने। और उस पर भी आधारित एक दूसरी पुस्तक है मेरी जो अभी मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, 2 सेमेस्टर का कोर्स है 4Q फ्रेमवर्क फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। तो पीएचडी भी मेरा इस फील्ड में है, एम्प्लॉयबिलिटी के फील्ड में। और उसके बाद शिक्षण करीब 15 वर्ष का अनुभव रहा है मेरा एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन का। और उसके बाद एज ए एंटरप्रेन्योर पिछले 10 वर्षों से मैं शोध और लेखन के माध्यम से नई शिक्षा प्रणाली जो भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित है वो क्रिएट करने की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। मैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल। का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और विषय वस्तु से नहीं तो किसी भी क्षेत्र से पूछ किसी भी क्षेत्र से। यदि मैं आपका प्रश्न ठीक से समझ पाया तो ये है कि मास्टरी के लिए क्या एक ही रास्ता है या मास्टरी के लिए अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग? अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, मास्टरी
जो है, वैसे तो उसके लिए एक ही रास्ता है, निरंतर प्रयास, निरंतर असंतुष्टि की भावना मन में बनी रहनी चाहिए कि नहीं, अभी भी मेरे को और अच्छा करना है, राइट। और तीसरी बात कि लोगों की प्रशंसा, लोगों के रिवार्ड में फंसना नहीं है, राइट। क्योंकि जिस क्षण हम लोगों की प्रशंसा को अपना जिसको बोलना चाहिए कि अपनी उपलब्धि मान लेते हैं, उसी क्षण हम कंफर्ट जोन में जाना आरंभ हो जाते हैं। तो ये तीन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी फील्ड को आप लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आप मास्टरी की लेवल की तरफ जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और जो पहला बात मैंने बात निरंतर प्रयास, वो तो अलग अलग प्रोफेशन के लिए, यदि कोई सर्जन है तो उसको वहां पर प्रयास डालने पड़ेंगे, कोई डॉक्टर है तो उसको वहां पर प्रयास डालने पड़ेंगे। तो पहले स्तर पर डिफरेंस है, पर दूसरे तीसरे स्तर पर डिफरेंस नहीं है। जी, अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या नाम है आपका? मैं आपका प्रश्न सभी के समझ के लिए एक बार दोहरा देता हूं, फिर उसका उत्तर देता हूं कि आज के समय एक जो वातावरण बना हुआ है जहां पर विघटन, निगेटिविज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है और लगभग हम लोग असहाय हो गए हैं कि इससे बाहर हम ना तो अपना जीवन डिजाइन कर पा रहे हैं और ना तो इससे बाहर सोच पा रहे हैं, राइट। तो ऐसे समय में नवयुवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या नाम है आपका? सुनील वर्मा जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो प्रश्न है सुनील जी का, इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में आपको इस पूरे काम की प्रासंगिकता, रेलेवेंस समझ में आ जाएगी। भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित आज के समय की समस्याओं के समाधान के रूप में कुछ तो होना चाहिए, राइट। आज के समय की समस्या है, सुनील जी ने बताया कि विघटनकारी तत्व है, भ्रष्टाचार है और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, आतंकवाद है और अनेक प्रकार की समस्या, परिवार टूट रहे हैं, नवयुवा को गाइड करने वाला कोई नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, राइट। बहुत सारी समस्याएं हैं आज के समय की। भारतीय ज्ञान पद्धति, यदि आप एक थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो भारतीय ज्ञान पद्धति या भारतीय शिक्षा पद्धति, मतलब 500 साल पहले की जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, उसमें मतलब एक चीज जो हमें याद आती है, वो आज याद आता है गुरुकुल, राइट। गुरु, शिष्य और गुरुकुल, राइट। भारतीय ज्ञान पद्धति 4 स्तंभों पर आधारित थी: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ डिसिप्लिन, अनुशासन। अर्थ यानी जीवन के लिए संचालन, जीवन संचालन के लिए संसाधन। काम अर्थात जो सुविधाएं हैं उसका सही प्रकार से उपयोग करना, सदुपयोग करना। और भोग। और मोक्ष अर्थात एक जो जीवन की जो गति है उसको विराम मिलना और परम चेतना के साथ एकजुट हो जाना, एक सार हो जाना। और कहा जाता है कि यदि ये 3 ठीक से किए तो चौथा गिफ्ट के रूप में मिल जाता है। तो भारतीय ज्ञान पद्धति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस 4 बात की समझ थी और इसी को समझाने के लिए एक बहुत ही व्यापक फ्रेमवर्क था जिसे कर्म के सिद्धांत कहा जाता है। कर्म के सिद्धांत कि आप जैसा काम करोगे अकॉर्डिंगली उसके अनुरूप आपको परिणाम मिलेंगे। और यहां पर आज के समय की जीवन शैली यदि आप देखें, आज के समय की शिक्षा पद्धति, आज के समय का संस्कृति यदि आप देखें, जो विशेषकर मतलब नाम लेके यदि बोलना चाहूं तो पश्चिम की शिक्षा पद्धति है। पश्चिम की शिक्षा पद्धति या पश्चिम की संस्कृति है जो आज हमारे ऊपर, हम ना चाह रहे हैं तो भी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, या हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे ऊपर थोपी जा रही है। पश्चिम की शिक्षा पद्धति या पश्चिम की संस्कृति में अर्थ और काम, पैसे कमाओ और एंजॉय करो, पैसे कमाओ और एंजॉय करो, पैसे कमाओ और एंजॉय करो। धर्म की समझ जीरो, मोक्ष का कोई क्वेश्चन ही नहीं, राइट। तो अब जो कार 4 पहियों पे चलने वाली है उसको आप 2 पहिए पे चलाओगे तो कितनी कहीं ना कहीं तो अटकेगी ना, कहीं ना कहीं अटकेगी। तो वही अटकाव दिख रहा है जो आज समाज में विकृति आई है। वो 2 पहियों पे आप कार चलाओगे, 2 पहियों पे ट्रक चलाओगे, 6 टन का ट्रक, तो कहीं ना कहीं इसका समाधान जो हमने अभी निकाला है, क्योंकि एक जो ट्रक जो 36 टन का है उसको मोड़ना सरल नहीं होता। एक बहुत बड़ी समस्या को हम यदि सुधारना चाहते हैं तो रातों रात हम लोगों को धर्म और मोक्ष के प्रति
जागृत नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी फीजिबल, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। रातों रात यदि हम बोलें कि आप सब अपने जीवन में धर्म को केंद्र पे रखो और कर्म के सिद्धांत को केंद्र में रखो, तो एक प्रकार से डिस्कनेक्ट बन जाएगा। मतलब आप लोग फिर रिलेट नहीं करोगे और फिर बात जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन ये है कि यदि चार नहीं, यदि धर्म और अर्थ काम और मोक्ष नहीं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं, यदि ये चारों नहीं, तो कम से कम अर्थ काम और नैतिकता, अर्थ काम और नैतिकता, नैतिकता यानी हम सबके अंदर एक अंतर चेतना होती है। हम गलत कर रहे हैं यदि, तो हमें कहीं ना कहीं ज्ञात होता है कि हम गलत कर रहे हैं, बस हम उस आवाज को दबा देते हैं, उसको एक तरफ कर देते हैं और वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, वही करते हैं जो सब बोलेंगे कि अच्छा है, अच्छा है, कि कल तक ये 50,000 कमाता था, आज 75,000 कमा रहा है, बहुत अच्छा है, कल तक इसने। तो हम क्या कर रहे हैं कि धर्म और मोक्ष को तो छोड़िए, हम नैतिकता को भी एक तरफ रख के चल रहे हैं। समाज में जितनी भी विकृति है, चाहे वो परिवार टूटने की विकृति हो, आतंकवाद की विकृति हो, नैतिकता की विकृति हो, भ्रष्टाचार की विकृति हो, किसी भी विकृति को आप देखेंगे तो उसकी जड़ में किसी न किसी प्रकार की अनैतिकता है। और अनैतिकता के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अनैतिकता के प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे जीवन में जहां पर अर्थ केंद्र में होता है, यदि हम सबसे पहले अर्थ के प्रति नैतिकता लेके आते हैं, अर्थ यानी जीवन में संसाधन, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है, उसके लिए यदि हम नैतिकता लेके आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलना आरंभ हो जाएगा। राइट। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा एक प्रोजेक्ट और है, नैतिक.org, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नैतिक.org, जहां पर अर्थ या आर्थिक जीवन के प्रति हम जागरूक कैसे हों। कर्म के सिद्धांत हम माने या ना माने, हवा हमारे चारों ओर है, हम माने या ना माने, ऑक्सीजन हमारे चारों ओर है, माने या ना माने, लेकिन हम वही श्वसन में ले रहे हैं और वही श्वसन में छोड़ रहे हैं। कर्म के सिद्धांत भी हवा की भांति हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं। हम यदि गलत करेंगे तो आज रियलाइज करें या ना करें, कल उसका कहीं ना कहीं विकृति, उसका दुष्परिणाम निकलेगा। और मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा संकेत देता है। इस विषय में बहुत अच्छा शोध किया जा सकता है। हो सकता है 10 साल का प्रोजेक्ट हो, 20 साल का प्रोजेक्ट हो, जैसे कि अमेरिका में यूनिवर्सिटीज करती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाया, 10, 20, 150 डेटा इकट्ठा किया और एक रिसर्च पेपर या PhD पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं। बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार या अनैतिकता या इस तरह की जो जीवन जी रहे हैं, उनकी लाइफ में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या हुआ। आप देखेंगे कि दुष्कर्म के परिणाम दुष्परिणाम के रूप में ही मिलते हैं और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करता है। तो सबसे पहली जो संदेश रहेगा युवाओं को कि थोड़ा सा सचेत हो जाए कि कर्म के सिद्धांतों के अनुरूप आपका व्यवहार है या आपके निर्णय हैं या नहीं। बस इतना सा एक, जैसे केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट होता है ना, लिटमस टेस्ट होता है ना, एसिडिक है कि बेसिक, वो पता करने के लिए कि लाल हुआ तो एसिडिक है और यदि नीला हो गया तो वो बेसिक है। उसी प्रकार से मन में एक धारणा को जगह दे दें, स्थापित कर दें कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो निर्णय मैं ले रहा हूं, मेरा जो व्यवहार है, क्या वो मुझे अच्छे परिणाम देगा, क्या वो कर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है। बस यदि इतना भी जीवन में एक, जैसे बोलते हैं ना कि बड़ी शिप चाहे 50 टन की हो या 2000 टन की हो, एक छोटा सिग्नल उसको रास्ता दिखा देता है कि किस तरफ जाना है। तो एक सिग्नल यदि हम एक टावर यदि हम अपने मन में स्थापित कर दें कि क्या मेरा व्यवहार, क्या मेरा निर्णय, क्या मेरा आचरण कर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है और लॉन्ग रन में मेरे लिए अच्छा परिणाम देगा या नहीं। और एक छोटा सा दूसरा मैं आपको क्विक टिप जिसको बोलते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा ध्यान है इस पुस्तक में, मुख्य पृष्ठ ध्यान। मुख्य पृष्ठ ध्यान में क्या है कि सपोज आपके बलगा बाजार में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर अच्छा चलता है, उसका हेडलाइन, आपने जो काम भी किया 3 दिन बाद वो हेडलाइन बन के प्रकाशित हो जाएगा
और बलौदा बाजार में, बाटापारा में, बिलासपुर में सबको समझ में आ जाएगा, सबको देखने को कि मनीष जी ने ये काम किया है, तो क्या आप कंफर्टेबल फील करोगे? आपका काम यदि कल को मुख पृष्ठ में आ गया एक शीर्षक के रूप में, तो क्या आपका सम्मान समाज में उतना ही बना रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा? क्या आपको अच्छा फील होगा? तो ये छोटा सा एक डुएबल जिसको बोलना चाहिए, इजी टू डू, राइट? तो ये दो चीज का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से नवयुवा वर्ग फिर एक सही डायरेक्शन में चलना आरंभ हो जाएगा। और नवयुवा वर्ग को जो अंतिम बात मैं बोलना चाहूंगा वो ये कि हम लोग तो आज 60 के हो चुके हैं और थोड़े समय बाद हमारा चैप्टर क्लोज होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 60 के नहीं होगे, आप लोग भी 60 के होगे कभी ना कभी। जो आज 30 का है वो कल 60 का हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व है, क्योंकि इस तरह के काम एक जीवन काल में पूरे होने वाले काम नहीं है, राइट? मैं कुछ बीज बो के जाऊंगा, उसको आगे बढ़ाना, समय को सही दिशा देना, अपने आसपास की संस्कृति को ठीक करना, इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी गलत, उत्तरदायित्व आप सबके ऊपर है। जी जी जी। जी, प्रियंका जी ने पूछा है कि फेलियर का क्या डेफिनेशन होता है या फेलियर को कैसे समझें या हैंडल करें। देखिए, जिसको हम सक्सेस और फेलियर बोल देते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मीडिया के माध्यम से, सुसंगठित मीडिया के माध्यम से पिछले 30-40 वर्ष में पश्चिम ने एक प्रकार से हमारे मन में, हमारी साइकोलॉजी में थोप दिया है। तो सबसे पहली विनती तो मैं यही करूंगा आप सभी नवयुवाओं से कि सफलता और असफलता, सक्सेस और फेलियर नाम की जो ग्रंथि है ना, जो 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 विचार है, उसको जितनी जल्दी हो सके डस्टबिन में डाल दीजिए, जितनी जल्दी हो सके डस्टबिन में डाल दीजिए। देखिए, जिसको हम सफलता या असफलता बोलते हैं, वो जीवन का वह बिंदु है जहां पर हमने रुकने का निर्णय ले लिया, जहां पर हमने हार मान ली या जहां पर हमने अपने प्रयास छोड़ दिए। एक सफल व्यक्ति भी, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि पूरे समय असंतुष्टि की भावना अपने मन में रखना कि हमने जो भी किया है उससे भी अच्छा कुछ किया जा सकता है। तो अब एक दृष्टिकोण से यदि आप देखोगे तो वो फेलियर वाली बात लगती है कि जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी वो नहीं किया, राइट? तो आपको लगेगा कि मैं फेलियर हूं, लेकिन नहीं, फेलियर या सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन में जिस मोमेंट में हम रुकना चाहेंगे वो मोमेंट डिफाइन करता है। जी, तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा और शोध कर लीजिएगा और ऑफलाइन होके अपन कनेक्ट कर सकते हैं। आपने जो बात बोली वो हमारी भी शोध के एक महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक है, और हमने उसको एक नाम दिया है कि परिवार। फॉर एग्जांपल, आज आप देखोगे परिवार में भी जहां पर सबसे अधिक बात होनी चाहिए, सबसे अधिक शेयरिंग होनी चाहिए, वहां पर भी बात नहीं होती। यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 अपने अपने मोबाइल लेके 4 अलग अलग कोने में पड़े रहते हैं। और आपने जो बात बोली कि हाँ, जिसको सो कॉल्ड व्यस्त बोलते हैं लोग, वो व्यस्त नहीं है। आप देखोगे कि मोबाइल बस वो स्क्रॉल ही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसका उनके जीवन में कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो हम अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं, राइट? हमने अपने आप को, वही कॉलोनाइजेशन वाली बात है, अपने आप को हमने, एक समय था जब स्लेवरी चलती थी, स्लेवरी समझते हैं आप? स्लेवरी यानी गुलामी, राइट? तो हमारे समय को, हमारे विचार को, हमारे मन को किसी ने ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कंट्रोल करके रखा हुआ। तो वास्तव में हम व्यस्त नहीं हैं, लेकिन हमारे को पकड़ा दिया गया है और हमको उसकी एडिक्शन हो गई है, उसका व्यसन हो गया है, और इस कारण हमको ऐसा लगता है कि सब व्यस्त हैं। कोई व्यस्त नहीं है। आप सबके मोबाइल अपने कन्फिस्केट कर लीजिए, अपने अंडर ले लीजिए, सब फ्री है। मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग मोबाइल पे पूरे टाइम लगे रहते हैं। मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैक के अंदर डाल देता हूँ।
मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं वो टाइम जो है चिंतन के लिए, लेखन के लिए यूज करता हूँ। तो हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। कोई व्यस्त नहीं है, जीवन में जो महत्वपूर्ण काम है उसके लिए समय निकल जाता है। हम अपनी प्राथमिकताएं, अपने मन में जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, हायरार्की होती है कि किस चीज को महत्व देना है, वो हमारा प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम परिवार नाम की जो संस्था है उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हम आप जैसे यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि परिवार कैसे स्टार्ट करना है, मैरिज का डिसीजन कैसे लेना है, मैरिज के उद्देश्य कैसे स्थापित करने हैं, जब पेरेंट्स बन जाओगे तो पेरेंटिंग कैसे करनी है। ये सब भुला दिए गए ऐसी कलाएं हैं जिसको वापस से स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यस्त नहीं है, सब फ्री हैं। हाँ मुझे मालूम, मैं नेपाल से ही आ रहा हूँ, अभी काठमांडू में था, पिछले वीक मैं काठमांडू में था। आपका प्रश्न समझ गया, आप पूछना मत। अगेन मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो मैंने आपको कहा कि हमारे मनोविज्ञान, हमारे पॉकेट और हमारी संस्कृति पे अटैक हो रहा है, हमारे परिवारों पे अटैक हो रहा है। षड्यंत्र, आप समझते हैं षड्यंत्र शब्द समझते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी। षड्यंत्र हमेशा बहुत ही जिसको बोलते हैं ना छद्म होता है, छद्म, स्यूडो, पर्दे के पीछे से बहुत काम करता है। आप 4 नाम दे दो, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जी, और उनके मन में डाल दो कि हम तो जनरेशन जी के हैं, हम तो जनरेशन एक्स से अलग ही हैं, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उनका पर्पस सॉल्व हो गया। आप मेरे को बताओ, आप अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बड़े बहन से, अपने टीचर से, अपने डायरेक्टर से, अपने सीनियर से किस प्रकार भिन्न हो। आपके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, आपको भी 2 टाइम खाना चाहिए, आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है, लेकिन आपको जेनजी बोल के किसी ने आपके मन में डाल दिया कि हम तो जेनजी के हैं, ये लोग जेन एक्स के हैं, हम अलग हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वारफेयर, मनोवैज्ञानिक युद्ध के षड्यंत्र का एक अस्त्र है। जेनजी नहीं हो आप, खत्म बात। आप समझ रहे मेरी बात? आप कैसे अलग हो बताओ? तो चाहे जेनजी को हो, चाहे वो अभी जेनजी के बाद उनका नया ग्लासरी निकल के आएगा, जेन अल्फा, जेन जेड, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। 2 पीढ़ियों को एक दूसरे से अलग करने की षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ कि आप जेनजी के हो, नहीं है, कोई नहीं है, सब मानव हैं, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं। आप कॉन्स्पिरेसी पे मैं तो बहुत रिसर्च कर चुका हूं, मैं आपको पूरे दिन का वर्कशॉप दे सकता हूं। कॉन्स्पिरेसी में आपको एक चीज आप नोट कर लीजिए, एक वर्ड ढूंढिएगा इंटरनेट पे, डीपॉपुलेशन। वो तो ये भी चाहते हैं कि जो 700 करोड़ लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर, उसमें से 550 करोड़ लोग मर जाएं। तो कॉन्स्पिरेसी बहुत बहुत मैक्रो लेवल पे और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, और हम लोग उसके टारगेट हैं। राइट? आपकी बात, पेशेंस कैसे बना के रखें, थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा बड़ों से बात करिए, थोड़ा ओपन माइंड रखिए, थोड़ा मन में रखिए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम है। आप जेन जी के साथ, जिसको सो कॉल्ड जेन जी यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग गूगल पे सब चीज देख लेते हो और आपकी मम्मी पापा नहीं देख पाते, तो आप सोचते हो कि उनको कुछ नहीं मालूम। अनुभव अलग चीज होती है, संस्कृति संस्कार अलग चीज होती है, परिवार अलग चीज होता है, समाज अलग चीज होती है। जितना आप इस सबसे कटोगे उतना अधैर्य, इम्पेशंस बढ़ेगा। और बाकी तो विस्तार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है अब खत्म करना चाहिए। बराबर मेरे को भय बना हुआ है कि अनऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं ये, तो थोड़ा सा आप सभी अध्ययन रखती हैं। तो यही समाप्त करते हैं। सर जी का धन्यवाद, वाजपेयी सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन यदि हरद्वार जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सर की जैसे हस्ती है और इन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में और एक सुधार लाने के दिशा में जो भारत और भारत की सीमा के बाहर जाके काम किया है, तो आज इनका जो प्रयास है उसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें अपन तो यही कहेंगे कि जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का योगदान जो था, उस भांति इनने शुरू किया है और आज अपनी पहुंच भारत के बाहर भी और बहुत से लोगों तक पहुंचाई है।
इनके प्रयास में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ पाता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज सबसे बड़ी चिंता सर लोगों में ये है कि डिक्लाइन ऑफ यूथ, युवाओं का पतन। वहाँ पे युवाओं की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपका 2 मिनट का वक्तव्य चाहूँगा। और आपने जो समय दिया यहाँ पर, हरिद्वार ने समय दिया और आप सभी ने जो समय दिया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवल 2 मिनट का समय, मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर युवाओं का क्या जिम्मेदारी बनती है उस पर बात। अवश्य अवश्य। सर का प्रश्न बहुत ही गंभीर है और इसके लिए एक विस्तृत चर्चा बनती है, लेकिन संक्षिप्त में यदि मैं कुछ कहना चाहूँ तो वो बात जो आप सब कर सकते हैं, जीवन की दिशा निर्धारित करने वाले 6 टर्निंग पॉइंट्स के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। मैं हरिद्वार के थ्रू मैसेज के थ्रू डिटेल दे दूंगा। मैं सिर्फ 1.5-2 घंटे का एक कोर्स है जिसके अंदर 9 वीडियोस हैं, इंग्लिश में है, मतलब वो इंग्लिश में है, लेकिन उसमें हर 2 सेशन के बाद एक लाइव सेशन मेरे साथ होता है, तो हिंदी में भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। किंतु यदि आपको जीवन के इस मोड़ पर पूरे जीवन की दिशा निर्धारण करने वाले 6 टर्निंग पॉइंट्स के विषय में अच्छा एक अवेयरनेस रहेगी, तो जीवन की और भविष्य की चिंता जो रहती है, व्यग्रता रहती है, तनाव जो रहता है, उससे आप ऊपर उठेंगे और तनाव रहित रह के ही हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर तनाव है, जिस व्यक्ति के अंदर कुंठा है, जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का संशय है, वो मैं मेरा से बाहर नहीं सोच पाता। तो नवयुवा यदि अपने जीवन के लिए एक रोडमैप सामने रखेगा तो तुरंत वो समाज के लिए भी और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना आरंभ करेगा, और तब जाके जो पूरी की पूरी जनरेशन है, पूरी की पूरी पीढ़ी है, पूरा का पूरा समाज और देश है, वो एक सही दिशा में चल पड़ेगा। तो पहले आप अपने जीवन के लिए निश्चिंत हो जाइए। उस निश्चिंतता को पाने के लिए एक छोटा सा 2 घंटे का कोर्स है, मैं हरिद्वार के थ्रू मैसेज भेजूंगा। आप हरिद्वार के टच में रहिएगा, सर के टच में रहिएगा, मैम के टच में रहिएगा। उस कोर्स के माध्यम से आप जीवन के 6 टर्निंग पॉइंट्स के विषय में सिस्टमेटिकली एक बार सीख लीजिए। तो यही एक मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि उसी मार्गदर्शन ना मिलने के कारण हम पूरा जीवन गंवा देते हैं। एक प्रकार से 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, लगभग पूरा जीवन हम संशय और कुंठा और मार्गदर्शन के बिना ही गंवा देते हैं, और फिर वही होता है कि पूरी की पूरी पीढ़ी लॉस्ट, टाइम लॉस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष 2026 के लिए और आने वाले परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आप सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, कुछ सफलता की राह पे हैं। तो सर ने जैसा कहा ना कि असफलता असफलता ये दोनों चीज़ों के फेर में मत उलझिए, बस अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सभी का। और ये जो परंपराएं आती है, चाहे त्यौहार के रूप में हो, चाहे किसी सम्मेलन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनको चंद लाइनों से आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं, हाँ मगर कहीं वो आग लगनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की लाइन है, सिर्फ आने जाने में जो है बस मत लगे रहिए, चीज़ों को सीखिए, आत्मसात कीजिए, ताकि जिससे आपका जीवन जो है सार्थक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।